केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस क्या है। ठीक है, तो बताओ, इन्हें आइडिया है क्या फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के बीच का डिफरेंस? फिजिकल चेंज, हैंडराइटिंग विजिबल है, एंड केमिकल चेंज, बताओ एनी आइडिया? रॉन्ग मतलब पता भी नहीं है या फिर गलत भी आंसर पता है वो भी बताओ। क्या क्या हो सकता है? फिजिकल चेंज हम किसको बोलेंगे? अपने रियल लाइफ से ढूंढो। फिजिकल चेंज हम किसको बोलेंगे? बांधी हो वो फिजिकल चेंज होगा। अच्छे से बताओ। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें कि कुछ नया प्रोडक्ट ना बने। जैसे कि अगर ये एक प्लास्टिक के बोतल को हम क्रश कर रहे हैं, उसमें फिर अगर एयर डालेंगे तो वो फिर रीसेप हो जाएगा, या फिर रबर बैंड हो गया, उसको हम स्ट्रेच करने पे वो उसका शेप चेंज हो रहा है, लेकिन अगर उसको छोड़ देंगे फिर वो अपने शेप में आ जाएगा। तो वो हो गया हमारा क्या, फिजिकल चेंजेस। लेकिन बर्निंग ऑफ पेपर जो तुमने एग्जाम्पल दिया, बर्न होने के बाद क्या पेपर वो जो एसेस का वो पाउडर आएगा उसको हम क्या पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो वो हो गया क्या हमारा केमिकल चेंजेस, क्योंकि उसमें एक नया कंपाउंड या फिर नया एक सब्सटेंस फॉर्म हुआ, कहिए ना। तो मेन डिफरेंस क्या है हमारा फिजिकल चेंजेस में और केमिकल चेंजेस में? केमिकल चेंज में क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, ठीक है। और इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने का चांसेस है नहीं, समझ में आया, क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल में चेंज हो रहा है। लेकिन हाँ, दोनों में कॉमन क्या है? फिजिकल चेंज में क्या हो सकता है, शेप का चेंज हो सकता है, साइज का भी चेंज हो सकता है, एंड कलर का भी चेंज हो सकता है। एंड सिमिलर केस केमिकल चेंजेस में भी शेप का चेंज हो सकता है, साइज का हो सकता है, एंड सिमिलर कलर का भी चेंज हो सकता है। समझ में आया? तो बेसिक डिफरेंस पता चला कि नहीं केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस के बीच, ठीक है। तो अभी आ गया केमिकल चेंजेस से आएगा अभी केमिकल रिएक्शन, देन आएगा हमारा केमिकल इक्वेशन। तो ये अगर एक चीज चेंज हो रहा है इट मीन्स कैसे चेंज होगा? ऐसा ही तो खुद से कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, कुछ रिएक्शन की वजह से चेंज हो रहा है। जैसे कि तुम छोटे से अभी बड़े हो रहे हो, अपने आप हो रहे हो, कोई अंदर बड़ी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो रहा है, इसके वजह से हम चेंज हो रहे हैं। छोटे पहले क्या छोटे थे, अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन अभी अगर ये आयरन लोड जितना भी है, क्या ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है क्या? पहले से जितना था अभी भी उतना ही है, क्योंकि इसमें कुछ भी केमिकल चेंजेस इसके अंदर नहीं हो रहा है कि नहीं। तो केमिकल चेंज में क्या, केमिकल चेंज मीन्स कैसे होगा? कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही होगा, ठीक है। और जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको अगर हम शॉर्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। तुम्हारे चैप्टर का नाम है ना केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, समझ में आया? तो केमिकल रिएक्शन को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि तुम्हारा बुक में फर्स्ट एक्टिविटी है, या फिर सबसे आसान सा अगर एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर कैसा फॉर्म होता है? वाटर का केमिकल कंपोजिशन क्या है? नहीं में तो पढ़ा होगा, वाटर H2O, ठीक है ना। तो वो फॉर्म कैसा होता है? हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गिव्स क्या होगा हमारा, वाटर, है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा क्या, केमिकल इक्वेशन। लेकिन इसको अगर हम जैसे कि सेंटेंस में फिल करके लिखेंगे, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन होने के बाद हमें क्या वाटर मिल रहा है, वो हो गया हमारा क्या, केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? ये उसका शॉर्ट फॉर्म है कि नहीं? हम इसको चाहे तो एक लाइन दो लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, हमें समझने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा क्या, केमिकल इक्वेशन। और एग्जाम्पल तुम्हारा एक्टिविटी फर्स्ट में क्या है, एक्टिविटी फर्स्ट अगर पता होगा, जो हम एक एक करके एक्टिविटी भी करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ बस। मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्ट किया गया है?
ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो उसमें क्या मिल रहा है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। समझ में आया? इसमें क्या हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर उसको हम बर्न करेंगे देन वो फॉर्म होगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, Mg, मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म होता है, उसको सिंबल कर कहते हैं ना, प्लस ऑक्सीजन, ये गैस है तो O2 हमें लिखना पड़ेगा हमेशा, ठीक है ना। ये सॉलिड में रहेगा, ये क्या, गैस में। समझ में आया? देन हो गया फॉर्म होगा हमारा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक पाउडर, वाइटिस पाउडर फॉर्म में आता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में पे है। समझ में आया? ये हो गया हमारा क्या, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर हमें केमिकल इक्वेशन आया है तो उसको बैलेंस करना भी जरूरी है। बैलेंस क्यों करते हैं बताओ, जिसके स्कूल में पढ़ा, मतलब खत्म हो चुका है टॉपिक, बैलेंस क्यों करते हो, एनी आइडिया, बताओ, कुछ तो बताओ। यहाँ पे देखो क्या अलग है, इस साइड में इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं ना, और इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। ये तो तुमने मैथ में भी पढ़ा होगा, जो थ्योरम वगैरह प्रूव करते थे, LHS इक्वल टू RHS करते हो ना, है कि नहीं। तो अभी भी वही सेम चीज़ है। देखो यहाँ पे इक्वेशन में ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे जो एरो हेड है इसको हम इक्वल की तरह मान सकते हैं, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। इस साइड को हम क्या बोलते हैं बताओ, लेफ्ट हैंड साइड को, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, जिसमें कि जितने भी हमारे पास सब्सटेंस होंगे वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। इसी वजह से इस साइड को क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट, और इस साइड को क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या मिलता है हमें, फाइनल कंपाउंड मिलता है हमें, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ में आया? और ये एरो हेड का सिंबल क्या शो करता है, हमारा रिएक्शन हमेशा दिस साइड से यहाँ पे गया। अगर यहाँ पे अगर एनो हेड हम ऐसे कर देंगे तो इट मीन्स क्या समझ में आएगा हमें, रिवर्स भी आ सकता है, ऐसा हम शो करेंगे। या फिर यहाँ से MgO से हमें क्या मिला है, Mg प्लस O2 मिला है, ऐसा समझिए। समझ में आया? तो ये एरो का भी बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो ये शो करता है कि हमारा रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन। ठीक है, अगर हमारे पास ये एरो नहीं होता तो क्या हम बता सकते हैं क्या कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, नहीं बता सकते ना, ठीक है ना। लेकिन एरो अगर देखेंगे तो उसके बाद हमें पता लगा सकते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट। समझ में आया? देन इन दोनों केस में देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो हमारा है, क्या दोनों में ऑक्सीजन का अमाउंट सेम है क्या? देखो एक बार अच्छे से, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है हमारा, 2, क्योंकि O2 है। O2 का मीन्स कितना होता है, 2 ऑक्सीजन का मतलब एलिमेंट है हमारे पास। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 1 है। तो क्या इक्वल हुआ क्या, नहीं है। लेकिन हमारे पास मैग्नीशियम इस साइड कितना है हमारे पास, 1 है। लेकिन इस साइड मैग्नीशियम हमारा क्या है, 1 है। 1 कैसे पता चल रहा है, देखो यहाँ पे अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज होगा क्या, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना 1 किसी के साथ भी। अगर हमारे पास 5 है तो क्या हम इसको 5 × 1 लिखने में कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं है ना। लेकिन इसके जगह पे हम 5 × 2 नहीं लिख सकते क्योंकि गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, इट मीन्स इसके सामने 1 मल्टीप्लाई है। इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम 1 है करके। यहाँ पे हम O2 ऑलरेडी हमारे पास है, जिसकी वजह से हमने क्या बोला, ऑक्सीजन का नंबर 2 है। ठीक है, वहां पे यहाँ पे इसी तरीके से नीचे 2 कहीं पे मल्टीप्लाई है क्या किसी में, Mg के नीचे 2 है क्या, O के नीचे 2 है क्या। लेकिन सामने क्या हम 1 को एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने पे कोई हमारे पास रॉन्ग नहीं कर। समझ में आया? ठीक है, तो अभी बताओ इसको बैलेंस करने के लिए क्या ऐसा करेंगे कि ये बैलेंस होगा, O की तरफ मल्टीप्लाई के, ये 2 है, और यहाँ पे अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें, देखो मैं इसको ही एज इट इज लिख रहा है। देखो यहाँ पे Mg था हमारे पास प्लस O2 था, क्या हम यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम MgO लिख सकते हैं क्या यहाँ पे। लेकिन अभी एक चीज गड़बड़ क्या हुआ, मैग्नीशियम 2 हो गया अभी हमारे पास, है कि नहीं। क्या इस साइड मैग्नीशियम 2 है हमारे पास, तो 2 करने के लिए क्या करेंगे हम, मैग्नीशियम के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
क्या अभी दोनों साइड हमें बताओ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का अमाउंट सेम हुआ क्या? यहां पे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है? 2 है। राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है? 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? और राइट हैंड साइड में किसने 1 बोला? वही 2 है ना, मल्टीप्लाई। अभी देखो ये कंपाउंड में है, ये अभी कंपाउंड में है ना। देखो अलग अलग, सिर्फ अगर इसके जगह पे हम ऐसे हालांकि ऐसा नहीं होगा, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। देखो Mg प्लस अगर O होता और यहां पे अगर 2 सिर्फ मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तभी ये ऑक्सीजन 1 है बोलते हम। लेकिन ये ऐसा प्लस में नहीं है, ये एक ही कंपाउंड है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें न्यूमेरिकल वे में समझाऊं, लाइक यहाँ पे मैं समझाता हूं तुम्हें, 25 है और एक हमारे पास 2 + 5 को, तो क्या हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और सिर्फ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे? दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? इसका मीन्स होल 25 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 2 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई से। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो 25 है यहाँ पे ये हमारा MgO हो, लेकिन यहाँ पे ये 2 हो गया Mg एंड 5 हो गया हमारा O। मैं ये समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई में MgO है, ठीक है ना? तो इसी वजह से अगर सामने 2 मल्टीप्लाई है, इट मीन्स मैग्नीशियम का भी 2 नंबर 2 है एंड ऑक्सीजन का भी 2 है। समझ में आया ना? क्लियर है? तो यहाँ पे हमें बैलेंस तो हो गया, लेकिन बैलेंस कर क्यों रहे हैं बताओ? एनी आइडिया? बैलेंस तो समझ में आया थोड़ा बहुत, करेंगे और 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे बताओ दोनों साइड में बैलेंस करने का जरूरत क्या है? एनी आइडिया? क्या एनर्जी कभी लॉस हो सकता है क्या? एनर्जी कभी लॉस हो सकता है क्या? बताओ। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और कैन नाइदर बी डेस्ट्रॉय। कभी भी उसको क्रिएट नहीं कर सकते कि उसको हम डेस्ट्रॉय नहीं कर सकते। समझ में आया? वो हमेशा क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे कि अगर ये कैप है, इसको कुछ एनर्जी देके थ्रो किया तो एनर्जी कहाँ पे गया, हमें दिखाई दिया क्या? तो कैसे फॉर्म हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ बताओ? एनर्जी तो वहां पे 0 हो गया है कि नहीं? कैप का एनर्जी 0 हुआ कि नहीं? पहले कुछ एनर्जी देके मैंने उसको थ्रो किया था, अभी 0 हो गया, तो अभी एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो गया हमारा। लेकिन एक्चुअल में अगर समझेंगे, यहाँ पे जो मैंने ये कैप को मैंने थ्रो किया, कुछ एनर्जी था यहाँ पे, जब ड्रॉप हुआ क्या साउंड हुआ कुछ? तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ कि नहीं? वो कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत वाइब्रेशन हुआ होगा, हालांकि ये मतलब उतना वेट नहीं है कि वाइब्रेशन फील होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो वाइब्रेशन हुआ होगा, है कि नहीं? तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी था वो क्या हो गया, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? अभी ये जो फैन रोटेट हो रहा है, कैसे कैसे रोटेट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये रोटेट हो रहा है मतलब उसका मैकेनिक काम कर रहा है ना, मैकेनिकल वर्क हो रहा है। लेकिन कैसे वर्क कर रहा है? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी क्या ये रोटेट करेगा? नहीं करेगा। हाँ, हाथ में अगर उसको घुमाएंगे अलग बात है, वो ठीक है, उसको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसी वजह से ये रोटेट कर रहा है फैन, ठीक है ना? तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वही है, हमारा जो रिएक्टेंट साइड में जो भी एनर्जी होगा या फिर जो भी मास होगा वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, वो हमेशा इक्वल रहेगा प्रोडक्ट के साथ। समझ में आएगा? ये रिएक्शन हो रहा है, इट मीन इसका मास में कुछ चेंजेस नहीं हो सकता, मास कम नहीं हो जाएगा या फिर बढ़ नहीं जाएगा। यहाँ पे जितना टोटल मास होगा यहाँ पे भी उतना होगा। लेकिन सर मास अगर हम दिख रहे हैं तो नंबर क्यों काउंट कर रहे हैं? mg का मास कैसे पता चलेगा हमें? ये तो तुम्हें पता होगा, बताओ, ये 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है, चलो मैं हेल्प करता। क्या तुम्हें एटॉमिक नंबर पता है? एटॉमिक नंबर पहले क्या होता है, सबसे पहले बताओ। 1 किसका होता है? हाइड्रोजन, देन हीलियम, HELI, है ना? लिथियम का आता है BbCN O। ये धीरे धीरे 2 3 4 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8।
20 तक तुम्हें याद रखना है एनी हो, ठीक है ना। 20 तक याद रखने से क्या हो जाए, तुम्हें थोड़ा आसान होगा। याद ना रखो तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी सबसे अगर मतलब कैलकुलेशन वगैरह क्विक करने के लिए हमें क्या 20 तक हमें याद रखना जरूरी। ये तुम्हें 12th में भी काम आएगा, ठीक है, साइंस लोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा 2 है ये एटॉमिक नंबर है। हमेशा क्या होता है, हमारा जितना भी उसका एटॉमिक नंबर होता है उसका 2 टाइम्स, हमेशा नहीं होता है, अभी के लिए समझ लो बस, उसका 2 टाइम्स ही हमारा क्या होता है, उसका मास रहता है या फिर उसका वेट रहता है। तो अगर यहाँ पे 2 mg है, क्या हमें 1 mg का अगर मास पता होता तो 2 mg का नहीं पता चलेगा क्या हमें? हमारे बॉडी का अगर हमारे बॉडी का वेट अगर 70 kg है, अगर हमारे जैसा 2 होंगे तो क्या उनका उनका टोटल वेट नहीं निकाल सकते क्या? 70 इंटू 2 140 कर लेंगे, है कि नहीं? तो एक्चुअल में हमें नंबर को कंपेयर करके इक्वल करना या फिर बैलेंस करना इजी है विद रिस्पेक्ट टू मास। जैसे कि अभी बताया ना, अभी अगर मेरे सपोज किसी का बॉडी वेट है 80, इसको बैलेंस करने के ऐसे अगर 2 हो गए 80 80 160 करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम क्या करेंगे, 180 इंटू 2 करेंगे तो सिंपली हमें 160 मिल रहा है। तो हमें क्या सिंपल 2 अगर बैलेंस कर लेंगे तो ऐसे क्या हमें दोनों साइड इक्वल अमाउंट मिल जाएगा। तो इसीलिए हम हर बार ना मास को कंपेयर नहीं करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, उसके नंबर को। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे मैंने कंपेयर किया, क्या यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और वाटर निकल रहा है इसको कैसे लिखेंगे, पता है क्या? H2 प्लस O2 गिव्स H2O हो जाएगा। समझ में आया? क्या ये बैलेंस्ड है, बताओ? H2 प्लस O2 गिव्स H2O जो हमारा है, क्या ये बैलेंस्ड है? कैसे चेक करेंगे बैलेंस है कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, कितना है 2। देखो नीचे लिखा हुआ है ना 2, इट मीन्स 2 ही है, ठीक है ना। इस साइड हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इस साइड ऑक्सीजन कितना है, 2 है। लेकिन इस साइड ऑक्सीजन क्या 2 है क्या हमारे पास? नहीं है ना। तो कैसे करेंगे, इस साइड हमें 2 लेना पड़ेगा। 2 करने के लिए क्या करेंगे, इसके सामने हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आया? अभी लेकिन दिक्कत क्या हुआ, अभी अगर जैसे 2 मल्टीप्लाई किए, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया राइट हैंड साइड में, 4 ना। पहले से 2 था, अभी सामने 2 मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या ऐसा चेंज करेंगे कि ये 4 होगा? सामने क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आएगा? यहाँ पे हम एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अभी एक बार चेक करो, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 4 है ना। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 4 आया और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। क्या राइट हैंड साइड में उतना है क्या, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। समझ में आया? अभी इसको कुछ लिखना है तो लिख दो, फिर हम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। कुछ लिखना है तो लिख लो, क्योंकि ये बुक में है, ऑलरेडी है, ठीक है ना। ये तुम्हारे बुक में है, ये टॉपिक जो बताया। अगर शॉर्ट फॉर्म में कोई लिखना चाहते हो रॉपली तो तुम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। या फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये लिख लो, ये तुम्हारे बुक में नहीं है, ये लिख लो फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल जगह की, ये दोनों लिख लो, तुम्हारे बुक में नहीं है, ठीक है। और ये भी तुम चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ये तुम्हारे बुक्स में एक पैराग्राफ करके दे रखा है। एक एक करके मतलब तुम एलिमेंट को इक्वेट करो, ठीक है। एक एक करके तुम पहले सॉल्व करो उसको, एक साथ करने का ट्राई मत करो। कितना का यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास कितना है, कौन कौन सा है हमारे पास, कॉपर है Cu, ऑक्सीजन है और एक सल्फर है। समझ में आया? तीनों को एक एक करके करो, जिससे तुम शुरू कर सकते हो, ट्राई करो। पहले
अभी कितना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड करके लिखो कितना कितना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कितना, चलो मैं एक बता देता हूँ। और देखो हम क्या करेंगे, सिंपल LHS एंड RHS लिख देंगे। चलो CU कितना है बताओ, 2 + 2 कितना है, 4 है, ठीक है। LHS में हमारा CU 4 था, यहाँ पे कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 था। सल्फर कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो सल्फर को तो चेंज करने का जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत हुआ तो हम चेंज करेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ बात करते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में अगर 1 है तो इसके सामने हमें 2 मल्टीप्लाई करना रहेगा, है कि नहीं, बताओ। 2 मल्टीप्लाई करने से अभी कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया। अभी आएंगे हम किस में, CU पे, लेकिन CU अभी चेंज हो गया है। देखो अभी हम इनिशियली तो 4 था, लेकिन अभी कितना है, 2 2 या 4 + 2 6, लेकिन इस साइड कितना है, 1 है। तो क्या करेंगे बताओ, किस साइड चेंज करेंगे, इस साइड चेंज करेंगे कि इस साइड चेंज करेंगे। इस साइड कितना हुआ हमारा CU अभी, 2 2 जा 4 एंड +2 6। तो इस साइड हमारे पास सिंगल CU के सामने क्या हम 6 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस्ड होगा, क्या हो गया। और सल्फर सल्फर तो पहले से ही बैलेंस्ड था। अभी थोड़ा काउंट करो, PU कितना है, टोटल 6 है, यहाँ पे CU 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे भी 2 है हमारे पास ऑक्सीजन। सल्फर यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे सल्फर कितना है फिर, अभी बैलेंस्ड हुआ कि नहीं, समझ में आया। तो अभी एक खुद से कर सकते हो क्या, सॉल्व हुआ कि नहीं, कितना होगा बताओ, कितना होगा। Al के सामने कितना मल्टीप्लाई, 2। H2O के सामने H2O के सामने कितना, Al2O3 के सामने कोई दिक्कत है क्या बताओ किसी को, सही है ना, सही है, आगे बताओ, आगे। हम्म Al2O3 में कितना मल्टीप्लाई, H2 में, H2 में कितना बताओ, नहीं होगा कुछ भी, क्यों, H2 हाइड्रोजन इक्वल हो गया क्या, दोनों साइड सेम, उस साइड कितना है हाइड्रोजन, इधर 3। हाँ इधर भी 3 मल्टीप्लाई रहना, समझ में आया कि नहीं मुझे बता, किसका दिक्कत हुआ बता, तुम्हारा हुआ, हो गया तुम्हारा, नहीं बस तुम दोनों का हो गया। सुन, तो देखो इस टाइप क्या दे रहे हैं, अगर हमारा इनिशियल इक्वेशन क्या था, Al था, यहाँ पे H2O था, और यहाँ पे H2 था जी। चलो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। पहले Al को देखो, इस साइड कितना है हमारे पास, Al इस साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है LHS, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। चलो दोनों के साथ हम खेलेंगे अभी। Al क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में Al का नंबर कितना है बताओ, 1। नंबर मीन्स उसके आगे या फिर उसके नीचे कितना नंबर है क्या वो देखना, ठीक है ना। तो इसके सामने कितना है, सिंपल 1 है, लेकिन क्या यहाँ पे Al के आगे या के नीचे 1 है क्या, कितना है, तो इक्वल, तो इस साइड हमें कितना मल्टीप्लाई करने पे 2 हो जाएगा, ऑब्वियसली 2 मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं।
तो सिंपल हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, एल का काम खत्म हुआ। अभी कहाँ पे जाएंगे, हाइड्रोजन में आते हैं। चलो हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या इक्वल है, क्या सेम है, चलो उसका काम तो खत्म हो गया। अभी ऑक्सीजन पे आते हैं, क्या ऑक्सीजन दोनों की तरफ सेम है, इस साइड कितना है हमारे पास, इस साइड कितना है हमारे पास 3 है। तो क्या हम यहाँ पे आगे अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ऑक्सीजन अभी 3 एंड 3 हो गया क्या? लेकिन अभी हाइड्रोजन ने धोखा दे दिया, इसमें क्या किया, ये अभी 6 हो गया और यहाँ पे 2 है। क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 6 है ना हाइड्रोजन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना रहता है ना, हमें ऐड मत कर देना। ये हमेशा क्या होता है, इसको हम मल्टीप्लाई करना रहता है, ऐड मत करना, ठीक है ना। 3 इंटू 2 6 है। तो क्या हम यहाँ पे भी ऐसे अगर 3 आगे ले लेंगे, क्या ये 6 हो जाएगा? तो अभी इक्वेट मतलब सेम हो गया क्या, बैलेंस हो गया क्या हमारा इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, तुम्हारा एक प्रीवियस ईयर पोर्शन, ठीक है। चलो और एक ट्राई करते थे, ठीक है। MnO2 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस H2O प्लस Ca2। ट्राई करो अभी। आराम से लो है ना, ठीक है ना, प्रेशर मत लो, आराम से सॉल्व करो, टेंशन ना लो, बस नंबर ही देखना है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, सॉल्व करो। ये भी तुम्हारा प्रीवियस क्वेश्चन है। देखो तुम्हारा सिलेबस जब तक ना खत्म हो जाए ना, तुम किस में फोकस करना है, एक्टिविटी, एक्सरसाइज एंड प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। एक बार तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, सैम्पल क्वेश्चन जो आता है तुम्हारा बुकलेट्स वगैरह, उसका क्वेश्चन पहले उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। सिलेबस खत्म होने तक हम एक्सरसाइज, एक्टिविटी, प्रीवियस क्वेश्चन उतना में ही फोकस करेंगे, उसके बाद हम सैम्पल क्वेश्चन या फिर बुकलेट्स में जाएंगे प्रैक्टिस में। तो बताओ अभी, ये बताओ नंबर, एक एक करके नंबर देखो पहले, होगा, उतना डिफिकल्ट नहीं है, सोचो थोड़ा, ट्राई करो, बताओ। पहले हम शुरू करते हैं किससे, Mn से, बताओ Mn कितना है दोनों साइड। सुनो, एक साथ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो डिफिकल्ट हो रहा। जब दो मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे तुम्हारा एक साथ करने का हैबिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वे में हम शुरू करेंगे, पहले एक ही करके एलिमेंट ले। जैसे सबसे पहले हमारे पास Mn क्या होता है हमारे पास, मैंगनीज, है ना। तो Mn कितना है दोनों साइड हमें बताओ पहले, ऑब्वियसली 1 है, तो चेंज करने की जरूरत है क्या, बात में अगर वो धोखा देगा तो उसको चेंज करेंगे। ठीक, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 2 है ना, इस साइड कितना है ऑक्सीजन हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है हमें, इक्वेट हुआ ऑक्सीजन का काम। हाइड्रोजन बताओ यहाँ पे कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 मल्टीप्लाई किया ना, अभी 4 हो गया। ऑक्सीजन इक्वेट करने के बाद क्या हो गया, हमें हमारे पास 4 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे। अभी किस में उतरेंगे, Cl पे। Cl कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, 1। यहाँ पे अरे इनिशियल क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे जैसे हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे ये नंबर चेंज होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले Mn से शुरू किए, अगर तुमने पहले Cl से शुरू किया, किसी से भी तुम शुरू कर सकते हो, तुम पहले हाइड्रोजन से शुरू कर सकते हो, Cl से शुरू कर सकते हो, ऑक्सीजन से, Mn से, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं अभी क्या Mn से शुरू किया, तो अभी क्या हो गया, हमारे पास Cl के सामने एक 4 मल्टीप्लाई हो चुका है, तो इट मीन्स यहाँ पे 4 Cl है हमारे पास। तो दूसरा साइड कितना Cl है हमारे पास, यहाँ पे 2 है, MnCl2 में 2 है ना, और यहाँ पे Cl2 में 2 है, 2 2 4, इट मीन Cl2 मतलब Cl ऑलरेडी दोनों साइड क्या है, सेम है। तो अभी ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ क्या, एक बार चेक करो। Mn कितना है दोनों साइड, Mn का नंबर कितना है दोनों साइड,
1 है। हाइड्रोजन का कितना हुआ हमारे पास अभी 4 हो गया है ना, दोनों साइड 4 है ना। देखो एक बात यहाँ पे और यहाँ पे Cl कितना है दोनों साइड, अगेन Cl2 Cl2 2 2 4 है, यहाँ पे भी 4 है। समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या अभी तक बताओ? समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट अभी ट्राई करो। Zn plus H3PO4 gives Zn3PO4 whole 2 plus H2। ट्राई करो, एक एक करके ट्राई करो, ठीक है। पहले Zn, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है समझ में आ रहा है ना? क्या क्या है बताना एक बार, क्या क्या है इसमें? पहले जिंक, देन पी क्या है? पी क्या है? पोटेशियम है, फॉस्फोरस? फॉस्फोरस है। पोटेशियम हम किस में लिखते हैं? के से लिखते हैं, कंफ्यूज मत करना। और वो क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन, ठीक है। तो रन 4 एक एक करके इसको इक्वेट करो, पे मतलब दोनों साइड सेम करो। हुआ क्या? जेरन के सामने कितना मल्टीप्लाई हुआ है? जेरन के सामने जिंक के सामने 3, ठीक है। अभी हाइड्रोजन के सामने, हाइड्रोजन इक्वेट करने के लिए हमें क्या करना रहेगा? यहाँ पे 3 है और दूसरे साइड 2 है, क्या करेंगे? यहाँ पे 3 है, एक साइड 3 है, दूसरे साइड 2 है, कैसे सेम करेंगे इसको? यहाँ पे सामने कितना बताओ? देखो, अगर ये दोनों अलग अलग नंबर हो गया ना, क्या करेंगे? इसको आपस में अल्टरनेट करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो सिंपल इसके आगे हमें 3 मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? यहाँ पे कितना था? 2 था, तो सिंपल यहाँ पे हमें 2 मल्टीप्लाई करना है बस। देखो अभी चेक करो, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, उसको अल्टरनेट करके मल्टीप्लाई करना है सामने। समझ में आया? जेरन के सामने तो तुम 3 मल्टीप्लाई कर चुके हो। अभी बताओ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 1 है। होल ब्रैकेट लेके 2 है, देखो होल ब्रैकेट में 2 है ना, होल ब्रैकेट में 2 है ना। तो हो गया, इस साइड 2 था फॉस्फोरस और इस साइड भी होल ब्रैकेट में 2 है। अभी ऑक्सीजन बताओ कितना है इस साइड? लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? और 2 कौन मल्टीप्लाई करेगा? 8 हो गया। अभी राइट हैंड साइड में कितना है? अभी अंदर 4 है और ब्रैकेट के बाहर फिर 2 है, इट मीन्स ऑलरेडी 8 है वहां पे। समझ में आया? तो बस हमें कितना कौन कौन सा मल्टीप्लाई करना रहा? जेरन के सामने 3, H3PO के सामने, PO4 के सामने 2 एंड यहाँ पे H2 के सामने 3। कोई दिक्कत है क्या अभी तक बताओ? ये भी तो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है। कोई दिक्कत है क्या बताओ अभी तक? बैलेंसिंग में कोई दिक्कत है क्या? कहीं पे भी समझ में आ रहा है क्या? देखो तुम्हें बस एलिमेंट चूज करना है और नंबर चूज करना, उतना डिफिकल्ट नहीं है। मल्टीप्लिकेशन अगर तुम्हें बेसिक मल्टीप्लिकेशन आता है तो वो भी तुम कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे बस तुम जो कन्फ्यूज हुआ तुम्हें, यहाँ पे x3 था, यहाँ पे h2 था, तो ये कॉमन नहीं था, किसी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। जैसे कि अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 6 होता, लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे h3 है और यहाँ पे h6 होता, तो सिंपल तुम यहाँ पे क्या 2 मल्टीप्लाई कर सकते थे, ये तुम्हें पता है कि 3 2 जा 6 होता। और अगर यहाँ पे हमारे पास 3 होता और यहाँ पे 9 होता, तो सिंपल यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई कर सकते थे, है कि नहीं? क्योंकि हमें पता है 3 3 जा 9 होता। लेकिन अभी दिक्कत क्या हो गया
3 था और सपोज यहाँ पे क्या हो गया 5 कॉम्बो। कैसे इक्वेट करेंगे अभी इसको बताओ, क्या करेंगे? ऑल्टरनेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे। 3 को कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे। हो गया अभी, इस साइड भी 15 हो गया, इस साइड भी 15 हो गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चल अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना? बैलेंसिंग में किसी को प्रॉब्लम है क्या बताओ? चलो और एक कर लेते हैं, तुम खुद से करो फाइनल, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मुझसे ये पास BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 सर, होल 3 gives BaSO4 AlCl BaSO4 प्लस AaCl3। ये 3 है, करते जाता हूँ, ये B। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करो। कितना एलिमेंट है, मुझे कौन कौन सा एलिमेंट है मुझे बताओ। क्या एक एक करके नाम बताओ। Ba क्या होता है? बेरिलियम की बेरियम, सब बी। बेरियम होता है, बेरिलियम होता है Be और बी होता है बोरा। ठीक है, HeLi होता है ना, वो बी होता है बेरिलियम एंड बी होता है बोरा। यहाँ पे है ये बेरियम। Cl क्या है? क्लोरीन। Al क्या है हमारा? एल्यूमिनियम। S क्या है हमारा? सल्फर। O क्या है? ऑक्सीजन। तो टोटल यहाँ पे भी हमारे पास 4 ही हमारे पास एलिमेंट। तो एक एक करके आगे बढ़ो। पहले Ba को इक्वेट करो, देन Cl पे आओ, देन एल्यूमिनियम पे, देन सल्फर पे, देन ऑक्सीजन पे। करो, ट्राई करो। अभी ये हो जाएगा थोड़ा। हुआ क्या? बस क्या मल्टीप्लाई करना है, नंबर ढूंढो, उतना कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो। हाँ, सिंपल एक एक करके निकाला। पहले किसको सॉल्व करे हो? Ba को। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड Ba कितना है हमारा? 1 है। राइट हैंड साइड कितना है? 1 है। तो छोड़ो उसको, बाद में अगर चेंज हुआ तो देखेंगे। Cl कितना है अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में कितना है? 3 है। देखो 2 3 आ गया, कोई कॉमन है क्या उसमें 2 और 3 में? नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको अल्टरनेट मल्टीप्लाई करते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। खत्म बात। समझ में आया कि नहीं? अभी क्लोरीन का काम खत्म। अभी एल्यूमिनियम बताओ कितना है लेफ्ट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम कितना है? 2 है। क्या राइट हैंड साइड में 2 है क्या? मल्टीप्लाई करने के बाद 2 हुआ ना? देखो यहाँ पे क्लोरीन को इक्वेट करते टाइम यहाँ पे 3 और 2 मल्टीप्लाई किए ना, तो अभी यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, एल्यूमिनियम का काम खत्म। अभी सल्फर पे उतरो। सल्फर कितना है लेफ्ट हैंड साइड में? 3। सल्फर एंड ऑक्सीजन अलग अलग है ना, तो सल्फर के ब्रैकेट में कितना है? 3 है। तो सल्फर 3 है, लेकिन ऑक्सीजन 4 है एंड ब्रैकेट में 3, मतलब टोटल 12 है। समझ में आया? सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 3 है। तो राइट हैंड साइड में कितना है चेक करो एक बार। 3 दिख रहा है क्या? राइट हैंड साइड में सल्फर 3 है, 1 होगा देखो ना। 3 करने के लिए क्या करेंगे? उसके सामने एक 3
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझ में आया? ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में मुझे बताओ। O4 के ब्रैकेट में कितना है 3, इट मीन्स टोटल 12 है। तो यहाँ पे कितना हुआ है राइट हैंड साइड में चेक करो एक बार। ऑक्सीजन 4 था और सामने एक 3 मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 12 हो गया। और अभी बेरियम भी 3 था, यहाँ पे भी 3 और एक बार चेक करो सभी इक्वल हुआ क्या, एक बार चेक करो। इक्वल हो गया ना? इक्वल हो गया। देखो ये जो बैलेंस जो कर रहे हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं भी लिख लो, तुम बुक में लिख सकते हो या फिर नोट में लिख सकते हो। ठीक है, क्यों बैलेंस करते हैं बताया था, बताओ एक बार और एक बार। क्योंकि हमारा क्या मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी लेस्ट्रॉयड। तो इसी वजह से क्या करना पड़ेगा हमें, लेफ्ट हैंड साइड का मास या फिर रिएक्टेंट साइड का मास प्रोडक्ट साइड के मास के बराबर हमें हमेशा रखना पड़ेगा। तो हमेशा याद करो, अगर रॉफली प्रैक्टिस कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन एग्जाम में बैठे हो तो कोई सा भी रिएक्शन लिख रहे हो तो उसको बैलेंस करके लिखना है तुम्हें। ठीक है, वो बैलेंस करने के लिए बोला है या फिर नहीं बोला है वो अलग बात है। ठीक है ना? तुम आंख बंद करके अगर एग्जाम में लिख रहे हो तो उसको बैलेंस करके ही लिखो। वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा कि बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो करके या फिर उसको लिखो करके, लेकिन हमें क्या करना है बैलेंस करके लिखना ही। ठीक है ना? तो यहाँ पे फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास we know that mass can neither be created nor be destroyed. So we have to balance the mass of reactant and product. लिख लो, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास we know that mass can neither be created nor be destroyed, so we had to balance the mass of reactor and product. समझ में आया? ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया। क्या करेंगे, एक ऐसा इक्वेशन दे देंगे तुम्हें। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन दे देंगे, उसको बैलेंस करने के लिए बोलेंगे और पूछेंगे कि वाई वी बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आया? हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स। ठीक है, इसमें 2 मार्क आ गया और ये बैलेंस करने के लिए 1 मार्क। समझ में आया? बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं है ना अभी? So we have to balance the mass of reactant and product. ठीक है, अभी हमने जो पहले मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्या मिला था हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Mg प्लस ओ गिव्स MgO भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम क्या एक मतलब वर्ड की फॉर्मेट भी लिख रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। समझ में आया? और इसको क्या बोलते हैं,
स्केलेटल इक्वेशन। समझ में आया डिफरेंस? ठीक है, अगर हम वर्ड को यूज करके लिख रहे हैं इट मीन्स वो क्या है हमारा वर्ड इक्वेशन। अगर हम उसका सिंबल को सिर्फ यूज कर रहे हैं, जैसे कि सोच लो कि हमारा बॉडी का बोन के स्ट्रक्चर के थ्रू लिख रहे हैं, बोन को स्केलेटल बोलते हैं ना, ठीक है ना, तो इसका ये बोन का स्ट्रक्चर के थ्रू अगर हम लिख रहे हैं इट मीन्स वो क्या बोल रहे हैं हम स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो अभी चलते हैं हम टाइप ऑफ रिएक्शन में। टाइप ऑफ रिएक्शन पता है कितना है बताओ? तो आगे खत्म हो चुका है ना, बुरा अलग सब बताओ। तीन ठो मतलब बुक, इस बुक गलत नहीं है तुम गलत बताओ। चार नहीं है, कॉम्बिनेशन, देन डिकम्पोजिशन, देन डिस्प्लेसमेंट और एक डबल डिस्प्लेसमेंट। टोटल 4 टाइप होता है, ठीक है ना। ये होता है हमारा क्या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के हिसाब से। लेकिन और एक टाइप का होता है जो कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के हिसाब से टोटल कितना होता है? 2 टाइप होता है। क्या क्या? एक हो गया हमारा एंडोथर्मिक, यहाँ पे तुम एनर्जी लिख सकते हो या फिर हीट भी लिख सकते हो, क्योंकि एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है कि नहीं। और एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक। इसमें बहुत टाइम कंफ्यूजन होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है। कैसे याद रखेंगे बताओ? एंडोथर्मिक क्या है और एक्सोथर्मिक क्या? देखो, अगर एक रिएक्शन में ना एनर्जी या फिर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है इट मीन्स वो क्या है हमारा एंडोथर्मिक, ठीक है ना। एक रिएक्शन में हमारा अगर एक एनर्जी या फिर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है इट मीन्स क्या है वो एंडोथर्मिक। लेकिन अगर एक रिएक्शन में हमारा एनर्जी या फिर हीट क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है इट मीन्स वो क्या हो रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? तो अगर सिंपल फॉर्म में हम समझेंगे एंडोथर्मिक से हम T3 और एक्सोथर्मिक से हम एक्जी। एंट्री मीन्स किसका एंट्री? हीट का या फिर एनर्जी का। ये लिख लो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना, क्योंकि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक बहुत बार कंफ्यूजन होता है, ठीक है। एंट्री ऑफ किसका? हीट का, या फिर एंट्री ऑफ किसका? एनर्जी का। या और एक्सोथर्मिक मीन्स क्या है? एग्जिट ऑफ हीट और एग्जिट ऑफ एनर्जी का, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? कंफ्यूजन होगा क्या अभी? ई एन मतलब ई एन एंट्री, ठीक है ना, कंफ्यूज होना नहीं। एग्जिट ई एक्स मतलब यहां से भी ई एक्स से शुरू होगा, ठीक है। बस याद रखना कि एंट्री ऑफ एनर्जी और हीट होगा और एग्जिट ऑफ एनर्जी और हीट होगा, ठीक है। तो जैसा कि अभी अगर एक रिएक्शन फॉर्म हुआ और उसको जैसे कि एक बोतल में हमने रिएक्शन फॉर्म किया, बोतल के अंदर कुछ 2 कंपाउंड को हमने मिक्स किया, उसके बाद उसको टच करने के बाद क्या हुआ वो हमें थोड़ा हीट फील हुआ, तो क्या वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है बताओ? एक ग्लास है हमारे पास, प्लास्टिक का मान लो, किसी से भी किसी की चीज का, उसके अंदर एक रिएक्शन हमने फॉर्म किया, 2 कंपाउंड को लिया उसमें मिलाया ग्लास के अंदर, ठीक है। अभी क्या हुआ थोड़ी देर बाद जैसे कि रिएक्शन हो गया, उसको टच करने के बाद हमें फील हुआ थोड़ा हीट, गर्म लगा दो थोड़ा थोड़ा, तो क्या वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। कैसे? एनर्जी आए, एनर्जी रिलीज हुआ या फिर एंट्री हुआ मुझे बताओ? एंट्री कैसे हुआ? अगर वो एंट्री होता तो खुद के अंदर यूज करता हूं, समझ में आया कि नहीं? वो एनर्जी रिलीज कर रहा है तभी ना ग्लास के सराउंडिंग में हीट हुआ। समझ में आया कि नहीं? अगर एनर्जी रिलीज नहीं, जैसे कि अभी सन
सन का टेम्परेचर हमें क्यों फील हो रहा है? क्या वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इसी वजह से या फिर रिलीज कर रहा है? समझ में आया ना? ऑब्वियसली समझ में आया ना? अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता, वो हमें क्या लगता? ठंडा लगता ऑब्वियसली। ये एनर्जी क्या कर रहा है? हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, जिसके वजह से हमें क्या टेम्परेचर फील हो रहा है। समर बाकी में होता है लेकिन समर में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने ग्लास टच किया उसमें क्या हुआ, थोड़ा हीट सील हुआ अपने। इट मीन्स वो रिएक्शन क्या हुआ, एनर्जी रिलीज किया। हमेशा यह देखना कि वो सराउंडिंग को क्या दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे पहले क्या वो हमारा ग्लास गर्म था क्या? नहीं था। मैंने बताया था कि पहले गर्म था करके, नहीं बताया था। लेकिन रिएक्शन फॉर्म होने के बाद वो गर्म हो रहा है। इट मीन्स क्या है, वो रिएक्शन फॉर्म होने के बाद वो दे रहा है कि नहीं? इट मीन्स वो रिलीज किया एनर्जी। जैसे कि यहाँ इस रिएक्शन में क्या होता है, हमें हीट रिलीज होता है। ये रिएक्शन में हमें हीट रिलीज होता है। इट मीन्स ये क्या है, एक कौन सा टाइप का है पता? एंडो या एक्सो? हीट क्या हुआ है, रिलीज। इट मीन्स या फिर हीट एग्जिट हुआ है, इट मीन्स एक्सोथर्मिक। समझ में आया? लेकिन उसी जगह पे और एक ग्लास पे हमने एक रिएक्शन फॉर्म किया जिसमें कि और दो कंपाउंड लिया और उसमें फिर मिलाया और टच करने के बाद हमें क्या कोल्ड फील हुआ। अभी क्या हो रहा है, वो एक्सोथर्मिक कि एंडोथर्मिक? अभी हो गया एंडोथर्मिक। समझो चीजों को। देखो, पहले गर्म नहीं था, पहले नॉर्मल टेम्परेचर था। अभी हमें गर्म क्यों फील हो रहा है? क्योंकि वो रिएक्शन हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है या फिर उसके एनर्जी रिलीज कर रहा है, जो कि ग्लास के सरफेस में टच होके हमें फील हो रहा। समझ में आया? लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ, जब हम ग्लास को टच किए उसमें क्या हुआ, हमें कोल्ड फील हुआ, हमें ठंडा लगा। हमें क्यों? क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है। समझ में आया? एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर चुका है, इसी वजह से वो हमें ठंडा फील हुआ। समझ में आया? तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट समझ में आया? गर्म हुआ इट क्यों? क्योंकि वो एनर्जी रिलीज किया। ठंडा लगा क्यों? क्योंकि वो एनर्जी खुद में एब्जॉर्ब कर लिया। है कि नहीं? बताओ, कोई दिक्कत है क्या दोनों के एग्जांपल में? ये कैसा इक्वेशन हो गया अभी? एक्सोथर्मिक हो गया। ये इसमें क्या करते हैं, हम इसको बर्न करते हैं। ठीक है, यही इसमें ये जो NgO पर हुआ ना, इसको अगर हम टच करेंगे तो ये थोड़ा गर्म लगेगा क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, चल। तो ये तो हो गया। हम धीरे जैसे हम इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें देखते जाएंगे कौन सा एक्सोथर्मिक कौन सा एंडोथर्मिक है। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट समझे। बहुत सारे इक्वेशन है तुम्हारे बुक्स में, उसमें एक एक करके हम सॉल्व करते हुए एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है वो भी मैं बताता हुआ जाऊंगा, और कैसे वो एक्सोथर्मिक और कैसे ये एंडोथर्मिक है वो भी बताता हुआ जाऊंगा। चल, तो पहले टाइप आता है हमारा क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? बताओ, एनी आइडिया? कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या? दो रिएक्शन को गोली मारो, पहले बताओ कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है? दो चीज बेस हमें मिक्स करना है, कंबाइन करना है, ये तो पता होगा तुम्हें, बेसिक है। ठीक है, तो ये रिएक्शन में क्या होता है पता है? अगर हमारे पास रिएक्टेंट दो है, जैसे कि हमने मान लिया एक ए है और एक बी है, ये दोनों कंबाइन होके ए बी फॉर्म करेंगे, लाइक दिस। यहाँ पे देखो ए है और एक बी है, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं हमारे पास? MgO फॉर्म कर रहे हैं, एक फॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक कैसा एग्जाम्पल हुआ? ये हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, और क्या है, एक्सोथर्मिक भी है। समझ में आए? यही तुम्हें पूछेगा, इसको बस तुम्हें वार्निंग्स में दे रही कि हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो तुम्हें आउटपुट मतलब प्रोडक्ट में क्या मिला और उस वो किस तरीके का हमें रिएक्शन मिल रहा है। तो क्या करोगे, ये इक्वेशन लिखोगे बैलेंस करके। बैलेंस तो है, यहाँ पे O2 होगा सर, ये 2 होगा, यहाँ पे 2 करके यहाँ पे 2 कर लेंगे तो ये अभी बैलेंस हो गया। ठीक है, ये तो बैलेंस इक्वेशन हमने लिख लिया, और हमें पता है कि हीट निकलता है, तो ये किस तरीके का हीट निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है, इट मीन्स ये एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक है ना? और
दो चीज कंबाइन होके एमजीओ बन रहा है तो क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया हमारा। किस तरीके का हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ये दोनों तरीके का रिएक्शन है। समझ में आया। और भी अगर एग्जांपल लेंगे तो जैसे कि हमारा वाटर फॉर्म हो रहा है कि नहीं, ये भी तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। तुम्हारे बुक्स में देख, अगर बुक लाया तो देखो, या फिर मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल है ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। बर्निंग अप देखो, कोल है CH+O2, ये मिल रहा है हमें, CO2 मिल रहा है। कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है ना, CO2 मिल रहा है। या फिर वाटर का फॉर्मेशन है यहाँ पे, समझ में आया। एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल है तुम्हारे पास। यहाँ पे एक्टिविटी में देखो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को रिएक्ट कराया गया है कि नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO2 प्लस इसके साथ वाटर के साथ, इसके साथ रिएक्ट करने के बाद क्या मिला है हमें, CaH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है शायद, हाँ CaOH उल्टा OH प्लस मिला हमें, हीट मिला। समझ में आया। ये किस तरह को रिएक्शन है बताओ एक बार। हमने कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है ना, जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमें मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कीट मिलता है। तो ये किस तरीके का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि ये हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दोनों तरीके का रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, और एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी। समझ में आया, ठीक है। रेस्पिरेशन पता है क्या है, रेस्पिरेशन क्या है बताओ। रेस्पिरेशन जो हमारे बॉडी में एनर्जी फॉर्म होता है, ठीक है, लो अरे हाँ, बायोलॉजी के हिसाब से तो रेस्पिरेशन अगर क्या हो रहा है, ये एक्सेल इनहेल को समझते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, वो हमारा उसको जो केमिकल इक्वेशन बनता है उसको हम रेस्पिरेशन की तरह ले। जैसे कि हम कुछ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे कि राइस हो गया, वो कार्बोहाइड्रेट है हमारे लिए। वो क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में। देन ग्लूकोज ना ऑक्सीजन के साथ, हम जो इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, उसके साथ क्या हो रहा है, रिएक्ट करने के बाद वो एनर्जी रिलीज करता है, जिसके वजह से हमें हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है, वो होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, जो कि हमारा बॉडी यूज कर रहा है। समझ में आया। तो हीट रिलीज मीन्स रेस्पिरेशन एक कैसा टाइप का रिएक्शन हुआ बताओ, हीट रिलीज हुआ, तो रेस्पिरेशन एक कैसा टाइप का रिएक्शन हुआ, हीट रिलीज, रिलीज मीन एग्जिट हो रहा है, एग्जिट मीन्स एक्सोथर्मिक। समझ में आया। हमेशा याद रखना, रेस्पिरेशन क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। तो एक सिंपल क्वेश्चन मैं बताता हूं, हम जो इनहेल कर रहे हैं, जो एयर इनहेल कर रहे हैं, कौन सा इनहेल कर रहे हैं बताओ, इनहेल जो कर रहे हैं वो कौन सा इनहेल कर रहे हैं बताओ, सिर्फ ऑक्सीजन? नहीं, ये गलत आंसर है। हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नोज में ऐसा कुछ कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरा मतलब सबको फिल्टर करके सिर्फ ऑक्सीजन ही लेगा। इनहेल करते टाइम ना हम सबको इनहेल करते हैं, लेकिन अंदर जाके यूज होता है जो ग्लूकोज बोला, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हुआ ग्लूकोज में, ग्लूकोज क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो वो ग्लूकोज क्या करता है, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसके साथ ही वो रिएक्ट करता है, बाकी को जाने देता। समझ में आया। तो इसी वजह से हम हमारा दिमाग हमारी मतलब तुम्हारे दिमाग में ऐसा मत रखो कि इनहेल हम सिर्फ ऑक्सीजन करते हैं, इनहेल क्या करते हैं, एयर करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेल करते टाइम मोस्ट ऑफ द एयर में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा, CO2 जो बोलते हैं। समझ में आया। क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे अंदर से निकल रहा है, उसमें मिक्स और नहीं होता, मिक्स होता है लेकिन नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ होता है, ठीक है। तो इनहेल करते टाइम कोई भी अगर पूछे, जैसे तुम साइंस पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें साइंस पता ना होता तो तुम ऑक्सीजन बोलते, कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हें साइंस पता है तो कोई अगर पूछे कि हम इनहेल करते टाइम कौन सा
मतलब एलिमेंट ले रहे हैं, तो तुम्हें क्या बोलना है, एआर में जो कुछ भी है सब कुछ हम इनहेल कर रहे हैं, लेकिन यूज किसको करते हैं हम, ऑक्सीजन को सिर्फ यूज करते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूज बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, पहले कार्बोहाइड्रेट था, ये ब्रेक होता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, देन ये ग्लूकोज क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमें हीट एनर्जी देगा। समझ में आया? ये तुम्हारे बुक में भी है, देख सकते हो। तुम्हारा पेज नंबर कितना है ये, 7 देखो, जो बुक है तो 7 देखो, वरना यही इक्वेशन ही है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पूरा इक्वेशन लिखूं, C6H12O6 प्लस 6O2 और मिलेगा क्या हमें, CO2 एंड H2O में, CO2 प्लस H2O प्लस T2 मिलेगा। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 6 कर लेंगे और हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ पे 6 कर लेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा एक्चुअल में रिएक्शन। ये क्या है, ये C6H12O6 क्या है, ये है हमारा क्या, ग्लूकोज। समझ में आया? ठीक है, C6H12O6। तुम्हें देखो केमिस्ट्री में तुम्हें ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री में ये रिएक्शन एंड उसका कलर, क्योंकि वो पूछेंगे डायरेक्ट तुम्हें। ठीक है, एक एक करके हम कलर की बाद में, जैसे जैसे जितना भी एक्टिविटी है उसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी। हम एक बार तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद हम एक्टिविटी करता हुआ जाएंगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो समझ में आया, ये हो गया हमारा क्या, एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 2 बन रहा है और यहाँ पे क्या 1 बन रहा है, क्या प्रोडक्ट में एक ही कंपाउंड बन रहा है क्या हमारे पास, हाँ? यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में क्या एक ही कंपाउंड बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना। क्या क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है क्या, नहीं है। हाँ बोले हैं, अरे कॉम्बिनेशन में एक ही बनेगा, कॉम्बिनेशन में हमेशा एक ही बनेगा, दिमाग में रखिए। ठीक है, हाँ अगर हीट निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने प्लस हीट दे दिया तो फिर भी ये कॉम्बिनेशन में इंक्लूड होगा। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके अगर एक बन रहा है देन ये क्या होगा, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ही जाएगा। समझ में आया? ठीक है, देन क्या है हमारा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बताओ डीकम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है, डीकम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है, डीकम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है बताओ। सर और ठीक है, सर जाना भी सही है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या समझेंगे उसको, ब्रेक होना बोलेंगे, टूट जाना बोलेंगे। जैसे कि कॉम्बिनेशन का उल्टा, डीकम्पोजिशन। लाइक यहाँ पे ए और बी मिलके ए बी बन रहा था, अभी डीकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा, ए बी था, यहाँ पे क्या होगा, हमें ए प्लस बी मिलेगा। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन मीन्स तुम्हें क्या समझना है, ब्रेक समझना है। टूट के वो क्या हो रहा है, कुछ दूसरा हमें दो सब्सटेंस मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जांपल लिए तुम्हारे बुक का, एक था FeSO4, इसमें हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हम हीट अप्लाई किए तो ये क्या हो रहा है, टूट के क्या बन रहा है हमारे पास, क्या लिखा है बताओ, Fe प्लस, अरे वो देखो बुक में ही तो है, डिकम्पोजिशन में देखो, Fe2O3 प्लस SO2 एंड SO3, है कि नहीं, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 के। समझ में आया, ये क्या हो रहा है, हमें एक था पहले रिएक्टेंट के साइड में,
वो ब्रेक होके 3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये बताओ अभी एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? बताओ, ये बताओ अभी एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? एंडो में क्यों? एंटी क्योंकि ये हीट हमें इसको दे रहे हैं। यहाँ पे हीट है, इट मीन्स ना इसके ऊपर हीट हमें अप्लाई करना है। मतलब ये एनर्जी इसको देने के बाद ही ये ब्रेक हो रहा है। समझ में आया? और ये हीट की जगह पे हम ऐसे ट्रायंगल का सिंबल भी शो करते हैं। तुम्हारे बुक्स में कहीं कहीं मिलेगा या फिर क्वेश्चन में भी कहीं पे अगर ऐसा ट्रायंगल सिंबल तुम्हें दिखाई दिए, इट मीन्स तुम्हें क्या समझना है, यहाँ पे तुम्हें हीट दिया गया है। समझ में आया? तो डिकम्प्रेसर रिएक्शन फिर 3 तरीके का होता है, क्या क्या? एनी आइडिया? इलेक्ट्रोलाइसिस और थर्मोलाइसिस थर्मोलाइसिस और एक फोटोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, उसको तोड़ना होता है। तो इसको हम 3 तरीके से तोड़ सकते हैं। क्या क्या करके? एक, इसको हम हीट देंगे, गर्म करके तोड़ सकते हैं। सेकंड हो गया, इसको इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ सकते हैं। थर्ड हो गया, इसके ऊपर हम सनलाइट डाल के या फिर किसी दूसरा भी लाइट डाल के हम जो कैपेबल है उसको लाइट डाल के हम उसको तोड़ सकते हैं। तो पहला हो गया क्या? हीट देके। सेकंड हो गया इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड हो गया क्या हमारा? बताओ, लाइट देके। तो जिस रिएक्शन में हम हीट देके ब्रेक कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? हीट देके को उसको बोलते हैं हम थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस। और इसको तुम थर्मोलाइटिक भी बोल सकते हो। रिएक्शन समझ में आया? देन आ गया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देने को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक। देन लाइट देने को क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस और फोटोलाइटिक भी बोलते हैं। समझ में आया? तो ये इन 3 कैटेगरी में से कौन सा एक रिएक्शन है, बताओ एक बार। ये 3 कैटेगरी में से कौन सा रिएक्शन है? ये हो जाएगा क्या? थर्मोलाइसिस। क्यों? क्योंकि इसमें हम हीट दिया गया है। तुम्हारा एक्टिविटी 1.7 में है इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल। ठीक है, 1.7 देखो अगर बुक लाए हो तो। 1.7 में इलेक्ट्रोलाइसिस है, लेकिन आज हम उसको नहीं करेंगे। कल हम सारा एक्टिविटी एक एक करके 1.1 से जितना खत्म हो सकता है हम एक एक करके करनी है। उसमें क्या होता है, थोड़ा पॉइंट्स वगैरह लिखना रहता है। ठीक है, तो ये तीनों समझ में आया क्या? हीट अगर यूज करेंगे डिकम्पोज रिएक्शन फॉर्म करने के लिए, इसको क्या बोलेंगे हम? थर्मोलाइसिस। देखो, थर्मोलाइसिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कन्फ्यूज मत होना, ठीक है ना? थर्मोलाइसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरह ही है। समझ आया? थर्मोलाइसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरह ही है, ठीक है। लेकिन एक्सोथर्मिक के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट हमें एग्जिट मतलब हीट रिलीज होता है, लेकिन थर्मोलाइसिस या फिर एंडोथर्मिक क्या हो रहा है? हीट हमारा यूज हो रहा है या फिर हीट को हम एंट्री कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में ऐसा क्या करेंगे हम? इस हीट की जगह पे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। लाइट फोटोलाइसिस में क्या करेंगे हम? इस हीट के जगह पे हम लाइट रिएक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा देखो एक एग्जांपल है तुम्हारे पास, मैं लिख देता हूं। यहाँ पे है। देखो, जो हम पढ़ रहे हैं ना, जाके थोड़ा बुक में रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो क्या होगा, तुम्हें दिख जाएगा बुक में क्या क्या, सब कुछ बुक में है, और उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना, ताकि जब नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो तुम्हें इजी हो जाए। बार बार वही, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत सारा थ्योरी दे रखा है, तो फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए वो सही है।
लेकिन बार बार पढ़ोगे तो तुम्हारा टाइम ही जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा फोकस करना है हमें किसमें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस में, और जल्दी रिवीजन हो सके कैसे। तो इसीलिए पहले हम तो पूरा डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन जाके तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, बस 30 मिनट्स लगेगा। बुक को थोड़ा रिवाइज कर लो, जो जो पढ़े, और जो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है या फिर जो जो तुम्हें क्लास में सुना हुआ लग रहा है उसको बस अंडरलाइन कर ले, ठीक है, ताकि तुम्हें अगर और एक बार नेक्स्ट टाइम जब तुम रिवाइज कर रहे हो तुम्हें दिक्कत ना हो। बस वो अंडरलाइन चीज़ें ही तुम्हारे आप में मतलब चुपेगा और पढ़ने का पड़ेगा। पूरा थ्योरी पढ़ने जाओगे तो पूरा टाइम जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। बहुत सारा थ्योरी है तुम्हारे एनसीईआरटी में, और हम एक एक करके एक्टिविटीज़ भी खत्म करेंगे, क्योंकि एक्टिविटीज से डायरेक्ट तुम्हारा क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, ठीक है। एक्टिविटी का भी सॉल्यूशन तुम्हारे बुक में भी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि कैसा कलर होगा, स्मेल कैसा होगा, ठीक है ना, कैसा साउंड आएगा रिएक्शन का, वो वगैरह हम एक्स्ट्रा कुछ ऐड करके लिखेंगे। वो सब तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा, लेकिन पूछेंगे वो लोग, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक इक्वेशन है तुम्हारे पास, AgCl वीप्स Ag प्लस C8। ये कैसा रिएक्शन है, ये कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट रहा है ना, ब्रेक हो रहा है कि नहीं। ब्रेक मतलब डिकम्पोजिशन, याद रखना, ठीक है। डिकम्पोजिशन मतलब क्या है, ठीक है, टूटना, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ये ऐसे नहीं ब्रेक होता है, इसमें क्या देना पड़ता है हमें, सनलाइट देना रहता है, समझ में आया। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, ये हो गया अभी ऑटोलैटिक हो गया, क्योंकि हमें सनलाइट का यूज करना पड़ा, समझ में आया। ये और एक तुम्हारा जो 1.7 एक्टिविटी है उसमें क्या क्या गया है, हमारा H2O को ब्रेक किया गया है, H2 प्लस O2, इसमें क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कैसा है, एक एग्जाम्पल है, कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोलाइटिक का एग्जाम्पल, समझ में आया, ठीक है। तो चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थोड़ा बुक से थोड़ा थोड़ा देख लो एक बार, कहीं पे दिक्कत हुआ क्या बताओ, बुक से एक बार रिकॉल कर लो, या फिर लिखे हो तो उसको थोड़ा देख लो, या फिर कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो बस। और दो तुम्हारा बचा है टाइप ऑफ रिएक्शन, उसके बाद हम एक्टिविटी और एक्सरसाइज को ट्राई करें। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक एक बार थोड़ा शुरू से ओवरलुक करो, थोड़ा ओवरलुक करो। Pero que viva, pero ahí te fue. Es su rival. जितना भी रिएक्शन है उसको कभी भूलना नहीं है, कैसे भी कभी याद रखना है, ठीक है, बुक में ये उसी से ही क्वेश्चन पूछेंगे, उससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका है उसको ही याद रखने की कोशिश करो। और एक चीज़ याद रखना हमेशा, कभी कभी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना,
टोटल 4 चीजें कैसे भी करके चेंज हो ना, चारों में से कोई एक चेंज हो सकता है या फिर सारा भी चेंज हो जाए। क्या क्या याद रखना है तुम्हें? सी जी एस टी। जीएसटी तुम्हें पता होगा, जीएसटी जो टैक्स होता है ना, तो उसके आगे बस सी जीएसटी तुम्हें याद रखना है। कैसे? देखो, सी मतलब क्या हो गया? कलर चेंज होगा, समझ में आया? जी मतलब क्या हो गया? गैस रिलीज होगा, ठीक है। एस मतलब क्या हो गया? उसका स्टेट, साइज में स्टेट चेंज होगा, जैसे कि लिक्विड से गैस हो गया, गैस से या फिर एक्वस में कन्वर्ट हो गया, या फिर एक्वस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। टी मतलब क्या हो रहा है? टेम्परेचर। सी जीएसटी याद रखना है। क्या समझ में आया? इन चारों में से देखो, एक साथ होगा ऐसा नहीं है, लेकिन चारों में से कोई एक तो जरूर होगा। समझ में आया? वरना वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक है। अगर तुम्हें पूछेंगे कि कौन सा ऐसा 4 प्रॉपर्टीज है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है, क्या क्या होगा? चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, देन चेंज इन स्टेट और रिलीज ऑफ टेम्परेचर, या फिर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर हो सकता है या फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर होता है, जैसे कि एक्सोथर्मिक हो गया या फिर एंडोथर्मिक हो गया। समझ में आया? तो कैसे याद रखना है? सी जी एस टी, ठीक है। बुक में लिख सकता हूँ या फिर नोट्स में, साइड नोट्स में भी लिख रहा हूँ। बुक में तुम्हारा 1 2 3 4 करके पॉइंट देके लिख रखा है, ठीक है। वहीं पे तुम साइड में सी जी एस टी करके लिख लो। चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट और रिलीज ऑफ टेम्परेचर। ये 8वां कौन सा पेज में है? ये देखो, अगर बुक है तुम्हारे पास, सेकंड पेज में देखो। सेकंड पेज में जो फिगर 1.2 है उसके ऊपर देखो 4 पॉइंट, स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर, है ना? सेकंड पेज में, सेकंड पेज में नहीं है? जो एक कोनिकल फ्लक्स का डायग्राम है उसके साइड में देखो, है ना? उसमें सी जी एस टी करके मार्क करके लिख लो। 4 पॉइंट है ना? हाँ, वहीं पे सी जी एस टी करके लिख लो, पेंसिल में हो पेन में हो। बुक में जितना इंपॉर्टेंट मिल रहा है लिख लो, ठीक है। तुम्हारे लिए आसान होगा। तुम्हारा ये, अगर बुक है तो ये एग्जाम, ये क्वेश्चन पेज निकालो एक बार। तुम्हारा 6 नंबर पेज निकालना। नहीं तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। देखो, पेज नंबर 6, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड को बैलेंस करना है, ठीक है। देखो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये क्वेश्चन में है, इसको बोला है कि बैलेंस करना है। कैसे लिखेंगे? ये तो हमारा वार्ड इक्वेशन है, इसको पहले उसके बोन में लिखना पड़ेगा, जो उसको हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, उसके बाद हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन हमेशा गैस है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या गैस की फॉर्मेट में रहते हैं, तो इसको हमें हमेशा H2 के फॉर्मेट में लिखना रहता, ठीक है। क्लोरीन भी ऐसे हमेशा Cl2 के फॉर्मेट में लिखना रहता है। और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। सिर्फ HCl ही होता है। देखो, मैंने एक ग्रुप में फोटो में, तुम्हारा 9th क्लास में भी था, जो एटॉम वाले चैप्टर में, उसका वैलेंसी, वैलेंसी अगर निकालना आता है देन तुम ये कंपाउंड फॉर्म करना तुम्हें आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना? कैसे? देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता है क्या? चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे 70, हाँ, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड को हम HCl लिखते हैं। क्यों यहाँ पे HCl2 नहीं लिखते हैं? क्यों यहाँ पे H2Cl नहीं लिखते हैं? क्यों यहाँ पे HCl3 ही नहीं लिखते हैं? सिर्फ HCl ही लिखते हैं। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्यों। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 70। ठीक। तो क्लोरीन का अगर ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ
प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक नंबर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे वो रिएक्ट करेगा उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर भी हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा, लेकिन क्या एटॉमिक नंबर चेंज होता है क्या? नहीं ना। इसी वजह से हम ना हमेशा याद रखना ये एटॉमिक नंबर हमारा एक्चुअल में प्रोटॉन नंबर रहता है, क्योंकि कभी भी रिएक्शन अगर कर रहा है प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं होगा केमिकल रिएक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा। इसी वजह से हमने ना ये जो एटॉमिक नंबर लेते हैं ये इसको हम प्रोटॉन नंबर के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन नंबर। लेकिन अगर एक एलिमेंट में देखेंगे तो प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर हमेशा इक्वल होता है जब तक वो किसी के साथ रिएक्शन ना करे। समझ में आया? ये हमारा एक्चुअल में क्या होता है, एन लिख रहा हूं, एन मतलब एटॉमिक नंबर, और ये क्या होता है एक्चुअल में, प्रोटॉन नंबर होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन पता है ना, 9th क्लास में था। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसी वजह से उसको न्यूट्रॉन बोलते हैं, है क्या? ठीक है, तो चलो, तो ये हो गया 17, ये हो गया उपांग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उसका न्यूक्लियस रहा अंदर हाइड्रोजन का। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके वो क्या करेगा, डोनेट करने का ट्राई करता है, जिसके वजह से हम H के ऊपर क्या लगता है, H प्लस लगेगा। लेकिन उसी जगह पे क्लोरीन में क्या होगा, 287 होता है। ऐसे बैलेंस से निकालते हैं ना, थोड़ा थोड़ा तो याद होगा, अभी तो खत्म हुआ है तुम्हारा 9th क्लास, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखो बैलेंसिंग 287, पहले सबसे इनर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, एंड आउटर मोस्ट में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन उसका जो ऑक्टेट रूल पता है, सुना सुना हुआ लग रहा है क्या ऑक्टेट रूल? अरे 9 एग्जाम दिए हो कि ऐसे ही पास हो गए? ऑक्टेट रूल याद है क्या? थोड़ा बहुत कान में बजा था क्या साउंड, ऑक्टेट चीज ऐसा, ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, किसी भी एटॉम का अगर वो स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहना जरूरी, इसको बोलते हैं ऑक्टेटो, इसको बोलते हैं ऑक्टेट। तुम भूल गए हो या कि स्कूल में नहीं पढ़ा है, बताओ। ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑलवेज 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल of the element to become stable। समझ में आया? स्टेबल होने के लिए हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 8 अगर किसी के पास 8 से कम हो गया तो अलग बात है, लेकिन हमें मैक्स टू मैक्स, जैसे कि यहाँ पे हम ऐसे ऐसे हमारा सेल बढ़ता हो जाता है ना, कैसे शुरू करता है बताओ। यहाँ पे न्यूट्रॉन हो गया हमारा, या फिर न्यूक्लियस अंदर है, एल एम एन, वो तो सेल का नाम है देते हैं, हाँ? या फिर के से शुरू करते हो, के सेल, एस के एल एम एन करके सेल का नाम देते हो ना। सबसे इनरमोस्ट जो सेल होता है के सेल, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, हमेशा याद रखना। और इसमें 8 8 8, बाकी में 8 8 रह सकते। समझ में आया? ये मैक्सिमम मतलब अगर इतना है इट मीन्स ये स्टेबल है। जैसे कि यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। इट मीन्स क्या इसमें LMN सेल होगा क्या? और अगर उसके पास लाइक यहाँ पे हमने हीलियम लिया, एग्जाम्पल है, समझो पहले बाद में लिखना। यहाँ इसको हमने हीलियम एटम माना, ठीक है। इसके पास एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, 2 है ना, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। इट मीन्स इसके पास क्या होगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है क्या? तो इसमें क्या L M और N रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो हमेशा याद रखना, जैसे यहाँ पे
हाइड्रोजन को हम ना H2 लिखते हैं, हीलियम को He2 नहीं लिखा जाता, सिर्फ He लिखा जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन उसी जगह पे मैं समझ में आया ना हीलियम के बारे में। अभी हाइड्रोजन में आते, चलो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, कितना रहेगा, 1 रहेगा। लेकिन मैक्सिमम स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, इनर मोस्ट, सबसे इनर मोस्ट में मैक्सिमम स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। लेकिन है कितना हमारे पास, 1 है। कैसे स्टेबल होगा वो, उसके और एक सिमिलर हाइड्रोजन से लेके शेयरिंग करके ये क्या किया है, ये अभी स्टेबल होने, क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, अगर दोनों मिल जाएंगे, इसके पास खुद का एक और इसका भी एक हो गया। समझ में आया कि नहीं? ए में मैं नाम देता हूँ, दिखाई दे रहा कि नहीं देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो 2 बॉन्ड हो गया H और H के बीच में बॉन्ड A और B में ले। जो A वाला H है खुद का एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, लेकिन स्टेबल होने के लिए और इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो किससे लेगा, B वाले से शेयर करेगा वो। अभी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, समझ में? B वाले के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, स्टेबल होने के लिए किससे लेगा वो, ये वाला हाइड्रोजन से लेगा। तो अभी जो H और ये बॉन्ड H है ये अभी स्टेबल में है कि नहीं बताओ, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं। इसी वजह से ना हाइड्रोजन को हमेशा H2 करके हमें लिखना रहता है उसकी स्टेबल फॉर्मेट में। लेकिन हीलियम में क्या था, ऑलरेडी 2 था उसके पास, इसी वजह से उसको He2 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो चलो यहां पे एक था, हाइड्रोजन का एक है, तो इसको ना क्या होता, अगर इसका एनर्जी देखेंगे, ये एक को ना रिलीज करने में इसको इजी पड़ता है, डोनेट करने के लिए। समझ में आया? इसको डोनेट करने के लिए आसान है। किसी को अगर कुछ मांगने के लिए थोड़ा मतलब बुरा लगता है कि नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मांगने के लिए थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। लेकिन कोई तो अगर किसी को दान करना रहता है, जैसे हम मंदिर वगैरह में जाते हैं, तो दान करने के लिए खुले मन से कर सकते हैं कि नहीं। तो इसी वजह से ऐसा समझ लो कि हाइड्रोजन को, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इजी रहता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्ट करना। ये कैसे हो सकता है, इधर इससे एक्सेप्ट कर सकता है या फिर किसी के साथ डोनेशन में भी ये शेयरिंग कर सकता। समझ में आया? तो अगर ये डोनेट करेगा तो क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये एक ही कर सकता है, तो इसके ऊपर हो जाएगा H प्लस। एक डोनेट किया ना H प्लस, एक्सेप्ट करता 1 माइनस होता। मैं यहाँ पे 1 नहीं लिखा क्योंकि 1 तो ऐसे भी हम एज्यूम कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम ऐसे +1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्लोरीन पे अभी आएगी, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना बोले थे, 17 बोले थे ना, तो यहाँ पे पहले 2 तब से मैक्सिमम हो गया, अभी यहाँ पे कितना आएगा 4, 1 2 3 4, ये टोटल कितना है 8 है, ये 8 हुआ कि नहीं, ये 2 है, कितना हुआ टोटल 10, और कितना बाकी है हमारे पास 7, 7 बाकी है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे बताओ इसमें तो फुल है पूरा, इसमें भी 8 पूरा फुल है, लेकिन क्या इस M वाले में फुल है क्या, स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए इसको, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, डोनेट कर सकता है क्या, ये तो एक्सेप्ट करना चाहेगा। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे तो 1 था, लेकिन यहाँ पे देखो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन देना इजी होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन उसको मांगना इजी होगा, मुझे बताओ। ऑब्वियसली कम मांगना है ना, समझ में आया कि नहीं। तो 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें फाइनली आउटर मोस्ट सेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आइदर ये 7 को अगर हम इरेज कर लेंगे तो ये वाला 8 रह जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो 8 होगा, स्टेबल होगा। 2 ऑप्शन है, लेकिन सबसे जो इजी होगा हम वो यूज करेंगे। इजी कौन सा है, इलेक्ट्रॉन उधार लाना, उसको समझ में आए। इसको मैं ऐसे करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन वो क्या एक्सेप्ट किया है, तो इसी वजह से Cl को हम Cl -1 लिखें। समझ में आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक उधार लाया। तो अभी अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा कितना, HCl हो जाएगा, क्योंकि इसमें +1 -1। समझ में आया। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लूं और किसी का, मैग्नीशियम का बताओ, मैग्नीशियम का क्या होता है,
मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं, मुझे बता। HCl क्यों हो रहा है, HCl2 क्यों नहीं हुआ, H2Cl क्यों नहीं हुआ, HCl3 क्यों नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं बताओ बताओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ऐसे वर्डिंग दे देंगे तुम्हें हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होगा नहीं पता होगा तो तुम्हें बैलेंस करना नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस करना ईजी है। ठीक है ना, अगर हमें H2 प्लस Cl2 एंड HCl दे देगा तो आसान से हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, बस हो गया। क्या दिक्कत है, यहाँ पे अगर एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, बैलेंस हो गया। लेकिन एक्चुअल दिमाग कहाँ पे यूज हो रहा है, जब ये हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl में हम लिख रहे हैं। ये अगर पता नहीं होगा तो ये बैलेंस करना भी तुम्हें डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बाय मिस्टेक भी तुमने HCl2 लिख दिया यहाँ पे, तो क्या बैलेंसिंग यहाँ पे 2 प्रीवियस जगह सेम होगा क्या? प्रीवियस जैसे HCl के लिए जो था, HCl के लिए जैसे हम बैलेंस कर रहे थे, क्या HCl2 अगर होता तो क्या बैलेंस सेम होगा क्या? अलग नंबर मल्टीप्लाई करना रहेगा ना, समझ में आएगा। तो इसी वजह से ये HCl कैसे हुआ जानना हमें बहुत जरूरी हुआ। तो बताओ यहां से समझ में आया क्या HCl कैसे हुआ? अभी समझ में और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये बाद में देखेंगे इसको बैलेंसिंग। पहले फॉर्म कैसे होता है, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, क्या मैग्नीशियम क्लोराइड, चलो मुझे पता नहीं है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 होता है, MgCl3 होता है, M2Cl होता है, क्या हो Mg क्या होता है मुझे पता नहीं है। मैं बस बेसिक जो आइडिया था MgCl मैंने लिख लिया, लेकिन कहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा अभी हम निकालेंगे। Mg का मैग्नीशियम का क्या होता है बताओ, एटॉमिक नंबर बताओ बड़ा, 12 होता है। Cl का तो हमने Cl माइनस कैसे हुआ पता हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो Cl को हमने लिख दिया यहाँ पे Cl माइनस, ये हमेशा रहेगा, समझ में आया। Mg का क्या होता है 12, इट मीन्स क्या पहले हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, देन दूसरे में कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस 2 कितना हुआ 10, और कितना बाकी है हमारे पास 2 बाकी है ना, और एक सेल में 2 बता। इसको हमें कुल 8 करने के लिए और कितना चाहिए 6 चाहिए, और क्या ऑप्शन है, ये दोनों को अगर दे देंगे तो भी तो ये 8 हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। 2 ऑप्शन, यहाँ पे हम +6 कर सकते हैं, जैसे भी 2 था +6 8 हो गया, तो स्टेबल हो गया। या फिर इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं, किसको दे सकते हैं, तो ये दोनों हट जाएगा, तो अभी तक यहाँ पे 2 8 अभी तक स्टेबल हो गया। इसी क्लोरीन में समझ में आया, लेकिन क्लोरीन में ना हमें कम उधारी लाना था, एक इलेक्ट्रॉन उधारी लाना था, जो कि उसके लिए इजी था। इसी वजह से हम क्लोरीन क्या क्या किसी दूसरे से एक्सेप्ट किया, समझ में आया। लेकिन मैग्नीशियम के पास टोटल कितना है 6 लाना होता है, समझ में आया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लाना है। तो मुझे एक चीज बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन देना इजी होगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉन लेना इजी होगा, बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन देना इजी रहेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इजी रहेगा। ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो दे सकता है, समझ में आया। तो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इट मींस इसको हम लिखेंगे Mg2, हाइड्रोजन 1 कर रहा था H1+, मैग्नीशियम 2 किया Mg2+। अभी खेल में आएगा क्या Mg, नीचे क्या था 2+, Cl उसमें 1 -1 लगता था ना, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई, MgCl2 हो जाएगा हमारा इक्वेशन। ये इसका मतलब गलत था, MgCl नहीं होगा, MgCl2 आ गया। बताओ ये अच्छे से देखो एक बार, मैं और एक बार भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन समझो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो इजी है, बहुत सारे आएंगे, देखो एक बार समझो इसको। समझ में आया क्या, MgCl2 कैसे हुआ समझ में आया, MgCl3 क्यों नहीं हुआ समझ में आया, कोई पूछेगा तो बता सकते हो क्या?
दिमाग में थोड़ा ज़्यादा जगह खाली खाली है क्या, और थोड़ा बताने के लिए कि पुल हो जाता है? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने बस बताया कि ईजी हो रहा है करके। क्यों ईजी हो रहा है? ठीक है ना, चीज़ों को समझो। याद तो रखिएगा कि ये 2 ईजी हुआ क्योंकि नंबर कम है, लेकिन क्यों ईजी हो रहा है? और इसमें एक है, ये एक्सेप्ट करना क्यों ईजी हो रहा है? समझ में आया कि नहीं? ये हमें क्या मतलब क्या उसका भी लॉजिक है। क्या है अगर समझ सकते हो, देखो मैं समझाने की कोशिश करता। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? और अब यहाँ पे क्या था हमारा, न्यूक्लियस है कि नहीं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या हमारे पास प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन क्या होता है हमारा? प्लस चार्ज होता है। क्या प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अट्रैक्ट करते हैं? ये तो बेसिक है। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अट्रैक्ट करते हैं क्या? हम पढ़ेंगे, फिजिक्स में है, लेकिन अभी जान लो अगर पता नहीं तो। हमेशा याद रखना, ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट कर। जैसे कि मैग्नेट तो पता होगा ना, नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं क्योंकि सेम पोल हो गए। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को रखेंगे तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक में भी ऐसा होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या होते हैं? रिपेल करते हैं। और सॉरी, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट चार्ज हो गए। लेकिन प्लस चार्ज या फिर माइनस माइनस हो गए तो वो लोग क्या करेंगे? रिपेल करके। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। समझो चीजों को, यहाँ पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव, है कि नहीं? तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब पावर ज्यादा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन का पावर ज्यादा होगा? ऑब्वियसली 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है। क्या नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं? बताया अभी मैंने, बताओ। जैसे कि अगर सिंपल एग्जांपल में समझाऊं, ये लिखना है तो थोड़ा लिख लो। ये अपडेट रूल क्या है लिखना है तो लिख लो थोड़ा, ताकि समझ में आ जाए, भूल ना जाओ। ये जरूरी है तुम्हें, 9th क्लास में था लेकिन 10th में भी जरूरी है। थोड़ा लिख लो। अरे छोड़ो, आज जितना है पढ़ के हैं, बहुत टाइम हो बच्चों, हट बचेगा। कल इसको पढ़ने करूँगा। आज दिमाग में तुम्हारा खाली जगह बचा नहीं होगा। कल इसको और एक बार तर्जुमा करना, और तुम्हारा 2 रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन खत्म करेंगे और फिर क्या एक्टिविटी में होती रहती। ई क्यों 2 + EG होता है विद रिस्पेक्ट टू 6 एक्सेप्ट करना, वो हम सब कल पढ़ेंगे, ठीक है? देखो ये कुछ तुम्हारा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी है क्योंकि तुम्हारे 11th-12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि बहुत सारे जगह तुम्हें इतना बेसिक से नहीं बताएंगे 11th-12th में, क्योंकि 10th में पढ़ चुके हो, सोचेंगे वो लोग। ठीक है, साइंस लोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए ये थोड़ा समझना जरूरी है। तुम्हारे बुक में नहीं है ये, लेकिन समझने के लिए कोशिश करना, ठीक है? चलो, वो मैंने ग्रुप में फ़ोटो भेजा था, वो थोड़ा याद करना तुम्हें, उसका नाम एंड उसका ऊपर जो सिंबल लगता है, माइनस है, 2+ है, 2- है, उससे ही ये सब फॉर्म हुआ है, ठीक है?